गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 9 जनवरी है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उसे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति या इसके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऐप गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in को, और वहां पर सारी पैकेज जो आप लोग को उपलब्ध कराई गई हैं उसका भी लाभ ले सकते हैं। लगातार हम बात करते हैं दैनिक जागरण क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप लगातार एग्जाम दे रहे होंगे, बीपीएससी का, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस को भी दे रहे होंगे, जिसमें पीटी प्लस मेंस आपको चीज़ें कवर की जा रही हैं। वो आपको लगातार प्रश्नों में दिख रहा होगा। आप लोग जरूर सर्च कीजिएगा अपने अपने स्टेट पीसीएस से, अपने अपने एग्जाम से, कि क्या दैनिक जागरण के टॉपिक्स आपके एग्जाम में दिख रहे हैं। तो आप लगातार देखते होंगे, प्रश्नों का समूह आपको दिखता होगा। इसी प्रयास में दैनिक जागरण जो एनालिसिस सीरीज है लगातार हम करते आए हैं, तो इसका लाभ ज़रूर लीजिएगा। और देखिए, पीटी इनसाइट आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। इनसाइट अभी मात्र 199 रुपया रखा गया है इसका। जल्द से जल्द आप लोग परचेज कर लीजिए। यह टॉप जो 50 पीटी फैक्ट प्रश्न है, टॉपिक है, उसको कवर किया गया है। करंट में न्यूज क्यों है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों चीज़ों को कवर किया गया। बहुत बेहतर प्रयास किया जा रहा है पीटी फैक्ट को लेकर। आप उसे जरूर परचेज कर लीजिएगा। या प्रत्येक मंथ के 1 से 5 तारीख के बीच में अपलोड हो जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक मंथ, जिस तरह दिसंबर जनवरी आ रहा है तो जनवरी 1 से 5 के बीच आपको दिसंबर के न्यूज़ आपको अपडेट मिलेंगे। टोटल टॉप 50 इनसाइट क्वेश्चंस, तो आप इसका लाभ लीजिएगा और जल्द से जल्द इसे आप लोग परचेज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विकलिस कांड जो था, मैंने इस पर लास्ट जो ईयर को बनाया था वीडियो, उसे जरूर आप लोग जाके देखिएगा। उस पर चीज़ें क्या किस तरीके से कवर की गई थी। मैंने उस दिन बताया था कि यहाँ पर सरकार के दो पक्ष आपको दिखेंगे। एक तो न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में न्यायिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए जो विधि विधान है वो संदर्भ दिखेगा। एक मानवाधिकार को भी लेकर, मानवाधिकार को लेकर भी दो पक्ष देखने को मिलेंगे। एक वादी के पक्ष में जो पीड़ित है, और एक दूसरा जो सजाप्ता है, उसके भी मानवाधिकार क्या हो सकते हैं। दोनों एंगल आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो मैंने उस दिन के एनालिसिस में आपको लास्ट में बताया था कि विकलिस बानो कांड ऐसा घटनाक्रम था जहां पर जघन्य से भी जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाता, और वहां पर जो गुजरात की सरकार ने जो क्षमादान किया है इस आधार पर कि उन्हें जो सजा का जो अवधि है उस दौरान बेहतर 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 अपने आचरण को प्रस्तुत किया है। हालांकि यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में है, जेल प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में होता है कि किसी भी कैदी को बेहतर आचरण और व्यवस्थाओं को बनाए रखने में अगर वो सहयोग करता है तो उसकी सजा को कम की जा सकती है। यह बिल्कुल भी राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है, न्यायिक क्षेत्राधिकार में आता है, तो ध्यान रखिएगा। पर यह मामला जो था जघन्य से जघन्य अपराध की श्रेणी में, मैंने उस दिन बताया भी था कि यह इस प्रकार के, अगर इस प्रकार की घटना में भी इस प्रकार के आचरण और व्यवस्था को एक समान प्रक्रिया मान लिया जाएगा, तो फिर सभी घटनाएं जो इस प्रकार के जघन्य हुई थी, जिस पर मैंने एग्जाम्पल आपको दिल्ली कांड का भी दिया था, जिसमें निर्भया हत्याकांड भी शामिल था, तो इस प्रकार की घटना को हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे। तो न्यायपालिका उसी संदर्भ में जाएगी जो न्यायिक द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। जैसे अमेरिकी मॉडल मैंने बात किया था, जहां पर यह दर्शाता है कि वर्तमान घटना कितना जघन्य है, और उस जघन्यता के आधार पर आपको अपराध की श्रेणी तय की जाएगी। पर वहीं ब्रिटिश मॉडल यह बोलता है कि स्थापित प्रक्रिया जो है, विधि बना दिया गया, उसके आधार पर जघन्य अपराध की श्रेणी तय करा। जो भारत लगातार ब्रिटिश मॉडल से अमेरिकी मॉडल की तरफ, न्यायिक व्यवस्था की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यह मामला उसी संदर्भ में है। तो देखिएगा, आपको विकलिस कांड जो है, विल्किस कांड मामला,
यह न्यायिक सक्रियता, न्यायिक निर्णय और न्यायिक सक्रियता के संदर्भ को भी आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 2 को कवर करता है। और आपके स्टेट पीसीएस वाले जितने अभ्यर्थी हैं उसमें यह टॉपिक अपना सर्च कीजिएगा, आपको जिस पेपर में होगा वहां से आप इस न्यूज को टैली कीजिएगा। आपको यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं पेपर सेकेंड पॉलिटी वाले प्रश्न पार्ट में, जहाँ पर न्यायिक सक्रियता का एग्जाम्पल दिया सकता है, जहाँ पर न्यायिक निर्णय कैसे अमेरिकी मॉडल की ओर प्रतिस्थापित हो रहे उसके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर बात हो रहा है यह निर्णय कैसे हमें न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में दर्शा रहा है। तो इसको समझने के लिए देखिए 2-3 चीजों को ध्यान में रखिएगा। मैं उस वीडियो को भी डाल दूंगा लिंक में, तो आप उसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को टैग कर लीजिएगा। जैसे इस बानो में बिल्किस बानो में सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों को क्या किया गया, गुजरात सरकार द्वारा गत वर्ष क्या किया गया, माफी देकर छोड़ देने का आदेश दिया गया। तो कोर्ट के सभी दोषियों को 2 सप्ताह संबंधित जेल अधिकारी को रिकॉर्ड जो है उसको आदेश दिया गया। जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है उस गुजरात की सरकार के फैसले को क्या किया, आदेश को रद्द कर दिया गया। और कोर्ट में सभी जो संबंधित जेल अधिकारी उसको रिपोर्ट तलब की गई है, आकर हमसे मिले, बात करें। बात है कि यह जो शीर्ष कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट कहा कि माफी का आदेश देने की प्रक्रिया दुरुपयोग हुआ है। मैंने उस दिन भी बताया था कि बात की थी दोनों पक्षों को लेकर, प्रक्रिया क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पीड़ित को दोषियों को माफी देकर छोड़ने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार करते हुए सोमवार को सुनाया ऐसा फैसला, जहां पर बिल्किस बानो को यह बताया गया कि आप न्याय के पात्र हैं, अर्थात उनको जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके लिए जो भी न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में जो भी होगा सहयोग किया जाएगा, कहने का संदर्भ यही था। पर ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को लेकर कुछ घटनाक्रम को याद रखिएगा, जैसे गोधरा ट्रेन अग्निकांड, बाद गुजरात के 2002 में हुए दंगों को 5 माह के गर्भवती 21 वर्षीय बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म के शिकार हुए और उनके 3 वर्ष की बेटी सहित परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जो गोधरा कांड हुआ था 2002 में, उस घटनाक्रम के बाद एक सामूहिक दुष्कर्म हुआ जिसमें 11 व्यक्तियों को दोषी पाया गया, और भी लोग थे पर बहुत लोगों को बरी कर दिया गया, पर 11 लोगों को दोषी पाया गया था। ध्यान रखिएगा इसे उम्र कैद की सजा गुजरात सरकार ने, जो उम्र कैद की सजा दी गई थी उसे गुजरात सरकार ने क्या किया था, 15 वर्ष की जेल काट लेने और जेल में अच्छे आचरण के आधार पर 10 अगस्त 2022 को क्या किया था, माफी दिया गया था। इस माफी के बाद बहुत सी राजनीतिक गलियारें गरमाई थी। मैंने उस दिन भी चर्चा किया था कि राज्य के स्तर पर क्या स्थितियां हुई थी, बहुत से पॉलिटिक्स पार्टी ने इसे राजनीतिकरण किया था, बहुत से न्यायिकविद ने इसका आलोचना भी किया और कुछ लोगों ने भी समर्थन भी किया था। पर यहाँ इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में याद रखिएगा जस्टिस बी रागनतनम और उज्जवल भुइयां के पीठ ने 251 पेज में गुजरात सरकार द्वारा आदेश को रद्द करते हुए कहा कि महिला सम्मान का अधिकार है। तो मैंने उस दिन के वीडियो, जो अगस्त 2022 का वीडियो है, उसमें भी मैंने बताया था कि महिला का सम्मान सबसे सर्वोपरि है, वहां पर उसे स्वर्णिम उसे अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इस जैसे जो इस प्रकार जघन्य अपराध होते हैं वह माफी की सजा नहीं होनी चाहिए, मैंने उस वीडियो में बोला था। देखिए वही सेम लाइन आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आज बोलती है कि सम्मान का अधिकार है, चाहे उसका स्तर कितना भी ऊंचा या नीचा क्यों ना हो, अर्थात जो पीड़ित है उसकी स्थिति क्यों नहीं हो, और जो है पीड़ित है वो उसे किसी भी धर्म को मानने वाली क्यों ना हो, याचिका के विचारार्थ मुद्दों को क्या महिला के विरुद्ध जघन्य अपराध करने के दोषी को माफी देकर सजा घटाई जा सकती है, उसे छोड़ा जा सकता है, ऐसी बातें की गई है। मैंने दोनों संदर्भ में बात की थी उस दिन, एक व्यक्ति निखिलेश जी के संदर्भ में और दूसरा वादी जो सजा पा रहे हैं उसके संदर्भ में, दोनों एंगल को समझाते हुए लास्ट में एंड किया था इन घटनाओं के संदर्भ में महिला अधिकार इंपॉर्टेंट होता है। इसी संदर्भ में देखिए न्यायिक निर्णय आया है, तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बोला ही यह कि जो अधिकार चुनौती देने का अधिकार है, यह जरूरी नहीं है कि वह पहले गुजरात हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आर्टिकल 32 और 226 का जो कॉन्सेप्ट है, जहां पर
पूर्ण विचार रीट जारी करने का भी अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा, इन क्षेत्राधिकारों में यह भी तय होता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के मामले को डायरेक्ट हम रीट दायर कर सकते हैं, दोषियों के खिलाफ अपना कार्रवाई करवा सकते हैं। अब कोर्ट ने यह भी बोला कि सीआरपीसी की धारा 432(7) और 432(1)(2) को देखते हुए गुजरात ने जो एक्शन लिया था कि सरकार को दोषियों की माफी अर्जी पर विचार करने, उन्हें माफ करने का अधिकार देता है, नहीं देता है। ध्यान रखिएगा, इन आधार पर सीआरपीएफ जो एक्ट जो है, दो धारा है, उसमें भी 11 दोषियों को देने वाली जो 10 अगस्त का जो फैसला है, उसे क्या कहता है, आदेश को दूषित मानता है और गैर कानूनी और रद्द कर देता है। ये सब घटना होता है। तब कुल मिलाकर बात यह है कि दोषियों के साथ मिली भगत और अपने विवेकाधिकार का दुरुपयोग मानती है यह सुप्रीम कोर्ट, अर्थात गुजरात सरकार के इस फैसले को। कुल मिलाकर बात यहाँ यह देखने को मिलेगा आप सभी लोगों को कि मामला क्या है। 2-3 चीजें यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं यहाँ से क्लियर कर दूंगा। देखिए, एक पक्ष विकलिस का है, विकलिस का पक्ष है, दूसरा है पीड़ित का पक्ष है, तीसरा आपको राज्य के क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार, और उसके बाद चौथा है न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता। तो इन्हीं संदर्भों में सारे एंगल को आपको देखना है कि जो पीड़ित है उसके क्या अधिकार है, क्या वो अधिकार केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही होगा या विधि द्वारा स्थापित जो वर्तमान स्थितियां हैं उसके संदर्भ में भी देखी जाएगी। जो इसे घटना के संदर्भ में देखने की जरूरत है। पीड़ित के क्या अधिकार है, अर्थात जो पीड़ित जो सजा जो पीड़ित व्यक्ति है, जो सजा भी उसके साथ सजा भी हो रहा है और सजा के साथ साथ ध्यान रखिएगा वो सजाप्ता भी है, तो इसके संदर्भ में क्या मामले बनते, ये भी आपको संदर्भ में देखना है और आगे बढ़ना है। जैसे 11 व्यक्तियों के मानवाधिकार भी होंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पहले मानवाधिकार के संदर्भ में तभी उसे मौलिक अधिकार, अन्य विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो उस 11 व्यक्तियों के भी मानवाधिकार क्या है, यह भी एंगल आपको देखना है। पीड़ित शब्द समझिएगा, पीड़ित एंगल को भी देखना है। तीसरा राज्य के क्षेत्राधिकार, गुजरात के क्षेत्राधिकार क्या है या किसी राज्य के क्षेत्राधिकार क्या है, इसको भी एंगल करना। न्यायिक सक्रियता जो आपको दिख रहा, मैंने बताया है कि अमेरिकी मॉडल कैसे शिफ्ट हुआ है ब्रिटिश मॉडल से, अर्थात ब्रिटिश मॉडल जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसे विधि जैसे लिख दी गई है, इस एक्ट में, इस लॉ के धारा में यह कानून है, यह प्रावधान है, उसी के एंगल पर आपको निर्णय देना है। या अमेरिकी मॉडल यह कहता है कि वर्तमान घटना किस रूप से देखी जा सकती है, किस रूप से समझी जा सकती है, उसके आधार पर निर्णय देना है। तो यह भी एंगल आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी एंगल आप समझ गए हो। बाकी चीजें मैं लिंक शेयर कर दूंगा इस घटनाक्रम से, जो मैंने वीडियो पहले बना रखे उससे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पीएम मोदी के अपमान पर मालदीव ने दे रहा है सफाई, लगातार सफाई। मैंने कल भी एक टर्मिनोलॉजी यूज किया था, आपका व्यक्तिगत राय राष्ट्रीय हित से बड़ी नहीं है। तो देखिए उसी का खामियाजा आपको मालदीव भुगतने को तैयार है। अभी 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। अभी चाइना प्रो आपको सरकार दिख रही है मालदीव में, और एक कैंपेन चला था, ध्यान रखिएगा, भारत को मालदीव से हटाने का आउट इंडिया कैंपेन चला था। इसके संदर्भ में जो घटनाक्रम घट रहा है उसी को ध्यान में रखना है आप लोगों को कि यह प्रश्न कैसे आपको टॉपिक टैली कर सकता है। देखिए, इस प्रकार के इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। जो इंटरव्यू अभी वर्तमान में बीपीएससी में चल रहा है, वहाँ के लगभग प्रश्नों में आप देखिएगा जो भी इंटरव्यू के कैंडिडेट होंगे उनको यह दिखने को मिल जाएगा वर्तमान घटना में कैसे यह आप देख रहे हैं इस टर्मिनोलॉजी को। तो ध्यान रखिएगा, जो कैंपेन चल रहा था, जो वर्तमान में सरकार है वहाँ की है मालदीव की, वो चाइना के प्रो है। कुछ घटनाक्रम भी मैं नीचे कवर करूंगा, उसे ध्यान में रखिएगा। ध्यान रखिएगा, इसे भारतीय मंत्रालय जो है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बहुत चिंता व्यक्त की इस पर, और जो उच्चायुक्त है मालदीव को उन्हें बुलाकर तलब किया है। इस घटना के बाद बहुत सी सफाइयां आ रही है, पर मैं आपको आगे चर्चा करूंगा, वेट कीजिएगा। अभी ट्यूटोरियल में है इससे रिलेटेड चीजें, तो वहीं पर मैं कवर कर दूंगा इसे। चलिए, अब है कि देखिए, यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संबंधी पैक्सो का जो एक्ट है, जो ग्रामीण सहकारिता
ऋण जो कृषि ऋण समितियां, प्राथमिक ऋण कृषि समितियों से संबंधित होता है, उसमें कुछ अपडेट हुए हैं, तो इसे आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देश भर में जो प्राथमिक जो कृषि ऋण समितियों है पैक्सो, तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा पैक्सो की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुआ किया जाता है, इसके क्षेत्राधिकार क्या क्या हैं, और वर्तमान में पैक्स बने हुए हैं किस मंत्रालय के तहत काम करते हैं। ये सब सारे चीज कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं कितने लोग एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। देखिए लगातार मैं न्यूज एनालिसिस करना चाहता हूँ, बस आप लोग कोऑपरेट करिए, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि जो भी स्टूडेंट मेरे द्वारा चीज़ों को कवर कर रहे हैं वो एक्टिव मोड में चीज़ों को देख रहे हैं और उससे रिजल्ट आउटकम हम प्राप्त कर सके, तो ताकि हमें भी मेहनत करने में जो समय लगता है उसका आउटपुट हमें मिले। नहीं तो क्या होता है, केवल न्यूज़ देख लेते हैं बस जानकारी के लिए, तो यह कहीं ना कहीं आपके एग्जाम फाइनल रिजल्ट जो होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी कर देता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर न्यूज़ में क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए देश भर में लगभग 2373 पैक्सो जन औषधि केंद्र, अर्थात कहने का मतलब है पैक्सो के तहत अब जन औषधि केंद्र के 273 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो यह पैक्सो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा रहता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यह कहीं ना कहीं हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अब ध्यान रखिएगा, जहां पर शहरों के गरीबों को ही 10 रुपये से 30 रुपये सस्ती दवाएं मिल पाएगी, अर्थात जो दवा है 10 से 30 रुपये सस्ती हो जाएगी, तो यह भी कहीं ना कहीं लोगों के आर्थिक बचत को बढ़ावा देगा। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखने। अब ध्यान रखिएगा, 5 राज्यों में जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए आयोजित स्टोर कोड वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश पांच पात्र पैक्स को यह अधिकार क्षेत्र दिया गया। ध्यान रखिए प्रमाणन कोड दिया गया। तो किन किन राज्यों में, तो आपको इन 5 राज्यों के नाम याद रखने हैं। और अभी तक 25,000 करोड़ रुपये की बचत हो चुकी है पैक्सों के माध्यम से, जिसमें 9 वर्षों में जन औषधि केंद्रों के जरिए गरीबों को बहुत लाभ हुआ है, अर्थात उनको लगभग 25,000 करोड़ का लाभ अर्जित हुआ। तो यह कहीं ना कहीं गरीबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बचत का स्रोत बन जाता है। तो इसे भी, क्योंकि आपको पता होगा कि कुल आमदनी, आम व्यक्ति कुल आमदनी का क्या करता है, 30 से 40% अपना खर्च केवल स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में करता है। 30 से 40% या कभी 50% तक पहुंच जाता है अगर किसी प्रकार का गंभीर बीमारी हो तो। ध्यान रखिएगा, यह कहीं ना कहीं लोगों के आय को बढ़ाएगा। जितना बचत उसके पास होगा उतना ही आय बढ़ेगा, आय जितना बढ़ेगा मार्केट उतना ही सर्कुलेट करेगा। और मैंने जो आप लोगों को सर्किल बताया है ये याद जरूर रखिएगा कि इसमें जितना आय होता है उतना निवेश होगा, जितना निवेश होता उतना सृजन होगा, वस्तुओं को निर्मित किया जाएगा, उतना ही बाजार क्या होगा, आपको एक्टिव मोड में काम करेगा। हम 10 रुपया बचाते हैं तो मान लीजिए 10 रुपया प्रत्येक भारतीय के जेब में बचता है, तो हमारे पास 135 करोड़ की जनसंख्या, 140 करोड़ की जनसंख्या वर्तमान में, तो इसको गुना कर दीजिए 10 से ही रुपया से, तो 140 अर्थात 1400 करोड़ रुपया आपको लगातार आपको यहाँ पर बच जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप केवल 1 साल में बचा सकते हैं। यह संख्या जितना बढ़ता जाएगा अमाउंट में उतनी ही संख्या बढ़ती जाएगी। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो पैसा, बचत पैसा कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा, लोग सशक्त होंगे। यह बहुत सा एंगल उससे निकल कर आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सपनों के भरोसे की यात्रा, विकसित भारत का संकल्प यात्रा। देखिए यहाँ पर किसी पार्टी पॉलिटिक्स को मत देखिएगा कि वर्तमान सरकार किस पार्टी से बात हो रही है। यहाँ पर सरकार के कुछ कामों को देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट को निकालिएगा यहाँ से कि वहां से कौन कौन से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो देखिए 50 दिन, यहाँ पर देखिए 11 करोड़ लोगों से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है इस यात्रा के माध्यम से। तो 11 करोड़ लोग क्या होंगे, एक्टिव मोड में होकर सरकार के गतिविधियों को जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सरकार की गतिविधि आपको बहुत जरूरी है, अवेयरनेस उसके साथ होना कि सरकार वर्तमान में क्या कर रही है, क्या आपको अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे 2047 का जो लक्ष्य है भारत का अमृत काल में, तो अमृत काल में कौन कौन से लक्ष्य आपको एस्पिरेंट के तौर पर पता होना चाहिए। कौन कौन से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है सरकार की, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
भारत को मजबूत करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए कौन कौन से नियम कानून बनाए गए, ये भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात होनी चाहिए कि हम एज ए एस्पेरेंट सरकार, वर्तमान सरकार के उन सभी कार्यों पर नजर रखें जो जन कल्याण से जुड़ा हो और जो शासन प्रशासन से जुड़ा हो। तो इस प्रकार से आपको जो भी एक्टिविस्ट आपको देखते होंगे वो कार्य आपको नजर आना। जैसे आपको क्या करना है, गरीबों के बारे में आपको जानकारी, किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के, इसके संदर्भ में जो भी आपको घटनाएं घट रही हैं, जो भी अपडेट्स हो रहे हैं, उस पर न्यूज एक्टिव रूप से रखना है। तो कुल मिलाकर आप इस पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा न्यूज एनालिसिस आप लोग कैसा लगता है। कोऑपरेट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ हमें शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, ताकि आपके जो भी सर्किल में फ्रेंड हो वो आपको हमें सुने और वो अभी अपने हमें सपोर्ट करके आगे बढ़े, क्योंकि सामूहिक साझा प्रयास बहुत जरूरी होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर याद रखना है, डिफेंस जो एक्सपो 2024 होना था वो रद्द होने के कगार पर। रीजन उसके पीछे जो युद्ध चल रहे हैं, जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध आपको देखने को मिल रहा होगा, दूसरा आपको देखने को मिल रहा होगा इजराइल हमास युद्ध। तो दोनों रूस और इजराइल, इजराइल जो है, दोनों देश, वो क्या है कि भारत के जो एक्सपो हुआ करता है डिफेंस एक्सपो, उसमें अपने जो हथियार है वो लेकर आते थे। और दोनों कंपनियां वैश्विक सामरिक रणनीति और कूटनीति मची हलचल के दौरे पर रूस और इजराइल भारत करीबी मैत्रीपूर्ण रणनीतिक रिश्ते रखते। ऐसे में भारत में होने वाले डिफेंस एक्सपो आयोजन हमेशा रूस और इजराइल की बड़ी भागीदारी हुआ करती थी, उसकी रक्षा कंपनियों की। तो देखिए वैश्विक कूटनीति में अगर ये घटना होती है कि दोनों देश अगर नहीं आते हैं इस एक्सपो, तो बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से मायने निकाले जा सकते हैं, या फिर आ भी जाते हैं तो बहुत से मायने निकाले जा सकते हैं। इसी दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय ने क्या किया है, यह एक्सपो रद्द करने का विचार कर रही है। अभी तक हालांकि ऑफिशियल अभी आया नहीं है, पर अभी कोई अपडेट भी नहीं मिला है इसके संदर्भ में, न एक्सपो के वेबसाइट पर और न ही विदेश रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। पिछला एक्सपो कहाँ हुआ था, डिफेंस एक्सपो, इसको याद रखना, इस बार अहमदाबाद में प्रस्तावित था, जो अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अभी इसको लेकर रक्षा मंत्रालय न तो गुजरात सरकार कोई अपडेट दी है, पर पिछला रक्षा जो द्विवार्षिक आयोजन जो है, अहम द्विवार्षिक आयोजन जो होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, 12वां डिफेंस जो है 2022 में डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। याद रखिए 2020 में आपको प्रदर्शनी मेजबानी आपको कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। तो इसे याद रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष पर होने वाला डिफेंस एक्सपो है। 12वां हुआ 2022 में, 11वां हुआ 2020 में, और अभी इसका 13वां संस्करण होने वाला था। कहाँ होना था, अहमदाबाद, जो अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्न पीटी फैक्ट को भी कवर करना है। कुल मिलाकर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, पीटी इनसाइट के साथ साथ देखिएगा होम वर्क सीरीज भी जल्द स्टार्ट होने वाला है। 20 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग होमवर्क सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, दिखा मोदी का मैजिक, गूगल सर्च पर लक्षद्वीप ने रचा इतिहास। देखिएगा मैंने कल भी कुछ बातें बोली थी, उसी को संदर्भ में ध्यान रखिएगा। 3400% बढ़ा लक्षद्वीप की प्रति लोगों की उत्सुकता। केवल भारतीय लोगों ने ही सर्च नहीं किया, विदेशी लोगों ने भी सर्च किया कि लक्षद्वीप है क्या, ठीक है ना। कल, क्योंकि मैंने कल बताया था आप लोगों को, विभिन्न रिपोर्टों में 70% विश्व की जनसंख्या यह मानती है कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो यह जितने प्रतिशत लोग हैं वो सर्च किए होंगे कल लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप को नहीं भी जानते होंगे सर्च किए होंगे एक्टिवनेस के तौर पर ये है क्या। इसी में गूगल ट्रेंड भी हुआ है, सर्च इंजन में यह सबसे आगे भी रहा। देखिए यह 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ता है। तो ये सब चीजें क्यों बताया जा रहा है, क्यों मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, तो मैंने कल एक बात बोला था, आपके एक घटना, किसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति की एक बयान ने किसी देश की क्षति कैसे करा सकता है, उसके विदेश नीति का, उसके आंतरिक नीतियों का, उसके महत्वपूर्ण आय के स्रोत का आपको यह ध्यान रखना है। तो मैंने आप लोग कल भी बोला, जितना बड़ा पद आपके कंधों पर होगा, जितनी बड़े कंधे पर जिम्मेवारी होगी, उतना ही जवाबदेह आपको बनना होगा। केवल यह बयान
तुका बयानबाजियां नहीं करनी होगी, ये आपको अभी से सीखनी होगी, ठीक है ना। इसलिए सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कवर कीजिएगा। देखिए बिल्किस बानो का जो मामला था, कब क्या हुआ, इसकी घटना आपको क्रम यहाँ पे दी गई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और मैंने इसे क्या किया है, आप लोग को जो पहले का न्यूज है, वीडियो है, उस पर मैं अपलोड किए हुआ, उससे देख लीजिएगा आप लोग और नया वाला ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए मालदीव पर विवाद पर अमिताभ बच्चन भी बातें करते हैं और लिखते हैं विरूपाजी अर्थात वीरेंद्र सहवाग के कुछ फोटो को टैग करते हुए कि विरूपाजी यह बहुत ज़रूरी है कि हमारी भावनाओं का के अनुरूप भी है, हमारी अपनी विरासत है, सबसे अच्छी है। मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूँ, वहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से सुंदर जगह है, तो समुद्र के अंदर वंडर, इस प्रकार के बातें कही और कुछ बातें लिखी है कि हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारे आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए, जय हिंद, ऐसी बातें की। अब देख सोचिएगा यह ट्रेंड क्यों चलता है, रीजन उसके बाद दो चीजें ध्यान रखिएगा, ये आत्मनिर्भरता की बात होती है और आत्म संप्रभुता की भी बात होती है। कोई देश कैसे किसी व्यक्ति विशेष के पदस्थापित जो व्यक्ति है, जो लोकप्रिय नेता है, उसको यह बात बोलेगी, तो यह बोलना भी नहीं चाहिए। अगर आपको मन में है तो आप अपने मन में रखिए इन सब चीज़ों को, ये सार्वजनिक तौर पर नहीं होता है, नहीं तो आपको देश पर खामियाजा ऐसे ही भुगतना पड़ेगा, हर जगह आपकी किरकिरी होगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए महिला सशक्तिकरण और समान अधिकार को लेकर अब भूमिगत कोयला खदानों में काम करेगी महिला, यह यूपीएससी का जीएस पेपर 2 में आपको आएगा, ध्यान रखिएगा। महिला जो पहले क्या होता था कि महिला खनन क्षेत्रों में रात में काम करने से रोक लगाई थी, अब नियम में संशोधन कर दिया गया। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने श्रम और रोजगार मंत्रालय को अनुमति के बाद यह इसमें बदलाव लाया। अब महिला क्या कर सकेगी, भूमिगत खदान में सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक काम कर सकेगी, अनुमति गई है। वहीं खुली खदानों में 3 शिफ्टों में महिलाएं काम कर सकती है। खान के अंदर ध्यान रखिएगा 6 AM से 6 PM तक ही करेगी, पर खदान के बाहर, जो खदान के बाहर होता है कार्य, वो काम कर सकेगी 3 शिफ्ट में। अब वो सुबह से रात तक हो, सुबह 8 बजे से लेकर चाहे शाम 4 बजे तक, याद रखिएगा वहाँ काम पहली शिफ्ट करती है, उसी के अनुसार शिफ्ट चेंज कर सकता है। तो यह महिलाओं को अधिकार दिया गया है, तो इसे जरूर नजर में रखिएगा। भारत क्यों मायने रखता है, यह वर्तमान जो जयशंकर जी है उनकी एक बुक आई है वाई भारत मैटर्स, यानी भारत क्यों मायने रखता है, उसे आप लोग जरूर खरीद कर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा एज एस्पिरेंट के तौर पर। तो वर्तमान भारत सरकार की बातों को समझाया जाएगा। दूसरी बात, हमारी स्वर्णिम इतिहास क्या है, उसे जरूर आप लोग को जानने और समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर उस लेख के माध्यम से कुछ बातें की गई। वैश्विक राजनीति, जो सभ्यता है और संस्कृति के बीच क्या संबंध है, इस पुस्तक में बताया गया है। राष्ट्रीय पहचान और देश में अंतर्राष्ट्रीय उत्थान के बीच कौन कौन सी कड़ी जुड़ती है, इस पर चर्चा की गई है। क्या कूटनीति का मर्म प्राचीन महाकाव्यों में समाहित है, वो भी चर्चा की गई। आप लोग लगातार प्रश्न देखते होंगे ना, आप लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमने क्या राजनीति में उपयोग कर सकते हैं, या इंटरव्यू में लगातार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम इतिहास से क्या सीख सकते हैं वर्तमान प्रशासन के लिए, तो यह भी आपको वहां से देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। क्योंकि हमारा इतिहास स्वर्णिम इतिहास के तौर पर है। हालांकि कुछ कालांतर समय में इसे धूमिल जरूर किया गया है, अपने ही लोग हमारे स्वर्णिम इतिहास को नहीं समझ पाए हैं, पर वर्तमान सरकार इसे जरूर पुख्ता के साथ प्रस्तुत कर रही है। इसमें जयशंकर जो है, सुब्रमण्यम जयशंकर, याद रखिएगा पहले क्या थे, पहले एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उसके बाद वो अपना 41 साल के बाद क्या करते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं और एक कॉर्पोरेट जगत में जाकर कार्य करते हैं, टाटा समूह के साथ जाके काम करते हैं। पर वर्तमान सरकार इनको फिर से लिफ्ट करती है, कहाँ पर, राजनीति में, पॉलिटिक्स में। यह नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति परिवार से लोग हैं जो आकर कार्य कितना बेहतर करे। इसे सीखिएगा कि हमारा जो प्रशासनिक महकमा है, प्रशासनिक तंत्र है, अपने इतिहास से क्या सीख सकता है, वो कैसे काम कर सकता है, तो मायने रखता है। इसके बारे में बातें अपने बुक में करते हैं। जयशंकर जी का मुख्य तर्क क्या है कि इंडिया मोदी युग के दौरान भारत परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पर जो भी विरोधी, यह मत सोचिएगा कि मोदी युग ही कॉन्सेप्ट लेकर आए, गुणगान कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यह संदर्भ करिएगा कि 2014 से पहले आप भी महसूस करते होंगे कि हमारा सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक पहचान
और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य किस रूप से आका जाता था उसे सबके सामने प्रोड्यूस किया जा सकता है, विभिन्न मंचों पर राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय उसके सामने कैसे रखा जाता था, या हमारी विदेश नीति कैसे सेल्फ डिफेंस में रहती थी कि सबसे पहले हम अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे, अर्थात बैकफुट पर रहा करती थी, कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो। अब ध्यान रखिएगा, पर 14 के में अनायास यह देखने को मिलता है एकाएक कि राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रश्न उभर कर सामने आते हैं, सांस्कृतिक महत्ता को बल दिया जाता है। तीसरा कि हम ऐतिहासिक रूप पर कितने महत्वपूर्ण रहे हैं यह भी समझाने का प्रयास किया जाता है। वो G20 शिखर सम्मेलन में आप लगातार देखे होंगे कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भारत सरकार ने कैसे सबके सामने रखा, राष्ट्र के लोगों के सामने, विदेश के लोगों के सामने, अर्थात हमारी वैश्विक परिप्रेक्ष्य कैसे उभर कर सामने आई है, कूटनीतिक संबंध कैसे उभर कर सामने, इसकी पुख्ता आपको जो आभास होता है 2014 के बाद होता है। वो धार्मिक रूप से हम बात करते हैं, हम ऐतिहासिक रूप से बात करते हैं, या किसी भी सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लगातार वर्तमान भारत सरकार क्या कर रही है, इस संदर्भ को समझाने का प्रयास करी। इसी ईरा को भारत परिवर्तित हो रहा है और 2047 का जो कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं इसी संदर्भ को दर्शाता है कि भारत की नीति, राष्ट्र की नीति जो है नियत प्राचीन वैभवशाली सभ्यता को पुनः जागरण एवं उसकी पुनर्स्थापना का एक कायापलट मूल में है। तो अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो वैभवशाली सभ्यता रहा है, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता हम कह सकते हैं, वैदिक सभ्यता कह सकते हैं, या उससे पहले ध्यान रखिएगा मौर्यन की हम बात कर सकते हैं, तो इन सभी घटनाओं क्रम में हमारा ऐतिहासिक जो मूल प्रवृत्ति था उसने क्या किया। देखिए कितना भी कह लीजिए, बाबर जो था, बाबर वो बाहरी आक्रमणकर्ता के तौर पर आता है, भारत में बस जाता है क्योंकि उसे बेहतर विकल्प मिलता है। ठीक है ना, मैं बार बार इन सब चीजों को लेकर, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम या तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको नहीं रखने, कितने भी थे जो इसके मूल ऑरिजिनेट थे उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को अगर समान रूप से लेकर जाया जाता तो हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते। पर क्या हुआ कि बाबर आया, बाबर के बाद मुगल आते हैं, मुगल देसीकरण होता है उनका, पर वो मूल रूप से देसीकरण हुआ, ना कि वो मूल रूप से भारत के लोग थे। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। पर उसके द्वारा स्थापित जो मान्यताएं थे वो भी हमारे शासन प्रशासन में अभिन्न अंग होता है। जैसे दशहरा पद्धति हमारे, या तो हम यह भी बात कर सकते हैं जैसे शेर शाह सूरी का जो कॉन्सेप्ट है वर्तमान तक रुपया लिया गया है, तो ये सब कॉन्सेप्ट बाद में वो भी हुए, पर उससे पहले का हमारा स्वर्णिम इतिहास बहुत इससे स्वर्णिम रहा। जहाँ पर हम दक्षिण भारत का इतिहास देख सकते हैं, कितना स्वर्णिम युग रहा है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट थे, हम चाणक्य के कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं, जहां पर वो जो प्रशासन स्थापित करने के लिए राजा के दायित्व को बताता है, राजा को क्या करना चाहिए, राष्ट्र के प्रमुख को क्या करना चाहिए, इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट वो देता है, तो यह कहीं ना कहीं हमारे स्वर्णिम इतिहास को बताता है। तो इन सब चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। यह विदेश नीति की बात होती है। विदेश नीति 2014 से पूर्व विदेश नीति अपनी महान सभ्यता के प्रति गौरव बोध, यहाँ पर बात हो रही है गौरव बोध की, अर्थात हम गौरव नहीं करते थे, या व्यक्ति विशेष भारत के जो व्यक्ति हुआ करते थे पहले गौरव महसूस ही नहीं किया करते थे कि हमारा इतिहास, हमारा विदेश नीति पहले कैसे हुआ करती थी। याद रखिएगा कि मौर्यन पीरियड में हम विदेशों से भी संपर्क रखते थे, है ना। पहली विदेशी महिला जो हमारे यहाँ ब्याह के आई थी, आपको याद होगा, मौर्यन पीरियड में आपको देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें आपको समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर चीजें शर्मिंदगी का भाव पहले रखा जाता था। हमारी विदेश नीति कमजोर थी। क्या थी कमजोर, किस रूप से कमजोर थी कि हम लोग हमेशा सेफ जोन में रहना चाहते थे, पर अब है कि हम फ्रंट जोन में रहते हैं, हमेशा हम चीजों को लेकर स्पष्ट भाव रखते हैं, वो किसी मुद्दे पर हो। भारत एक कृत्रिम राज्य के बजाय सभ्यतागत राज्य के तौर पर उभरा है और विश्व में राम राज्य के आदर्शों के प्रति नियम आधारित व्यवस्था बनाने की संकल्पना वर्तमान दौर में बड़ा विशेषता है। आप G20 के सम्मेलन पर देखे होंगे, इसी नियम आधारित व्यवस्था की बात की जाती होगी, या वर्तमान में जो भी बातें की जा रही है उसका मूल आधार क्या रहा है, नियम आधारित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी परिप्रेक्ष्य आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर बात है कि इस लेख को आप लोग जरूर पढ़िएगा, और जो यह बुक है आप लोग जरूर बाय कर सकते हैं, ज्यादा रुपया नहीं होगा मुझे जहां तक लग रहा है, आप इसे जरूर बाय कर सकते हैं। वाई भारत मैटर्स, भारत क्यों मायने रखता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा।
कि हम 2047 तक के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं, उस पर चर्चा की जा रही है। चलिए आगे हम बात करेंगे गर्भवती महिला के हित में फैसला। देखिए एक मामला आया था जिसमें पहले 24 सप्ताह के गर्भ धारण का प्रावधान है कि उसे अगर कोई ऐसी स्थिति हो तो कोई महिला गर्भपात करवा सकती है, पर कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रजनन विकल्प के अधिकार को प्रजनन न करने में शामिल करने मामला देखते हुए एक विधवा महिला को 29 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि पति के निधन के कारण महिला गहरे सदमे में है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे स्थिति में गर्भावस्था जारी रखना महिला के मानसिक स्थिति को और भी खराब कर सकता है, क्योंकि यह आत्महत्या की बात कर चुकी है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पहले ही स्पष्ट कर चुका है, यह प्रत्येक महिला का अधिकार है। यह जो गर्भ धारण करने का अधिकार है वो प्रत्येक महिला का विशेषाधिकार है और वह अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकती है। ऐसे में सभी याचिकाकर्ता को अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ऐसी बात की गई है न्यायालय के द्वारा। अब है कि पीठ ने यह भी साथ में साफ कर दिया कि यह जो 29 सप्ताह का जो मामला दिया गया विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए दिया गया, पारित किया गया। इसे किसी अन्य मामले पर मिसाल के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि कोड ऑफ आप जानते होंगे रेफरेंस के तौर पर भी यूज करता है अन्य मामलों में। मान लीजिए 2024 के मार्च में या फिर मार्च के बाद या कोई भी किसी महीने में यह ऐसा कोई मामला आएगा तो इसका रेफरेंस न दिया जाए। यह विशेष परिस्थितियों में है कि 29 सप्ताह का जो गर्भ धारण किए हुए उसे आप गर्भपात करा सकते हैं, समान आधार पर नहीं। अब ध्यान रखिएगा, अब है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट है, संशोधन एक्ट 2021 के अनुसार गर्भवती महिला 24 हफ्ते तक गर्भपात करा सकती है। एक्ट में 24 हफ्ते से अधिक का गर्भ गिराने की अनुमति सिर्फ विशेष परिस्थितियों में दी गई है। जैसे किन किन स्थितियों को याद रखिएगा, यौन उत्पीड़न किसी प्रकार से महिला का हो जाता है और गर्भधारण हो जाता है तो यौन उत्पीड़न के मामले में होगा। दुष्कर्म के मामले में ध्यान रखिएगा, दुष्कर्म किया जाता है। अब है कि नाबालिग या गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव, विधवा या तलाक। ध्यान रखिए ये स्थिति आपको याद रखनी है। अगर किसी महिला के साथ गर्भधारण हो जाता है और विधवा हो जाती है या तलाक हो जाती है उस महिला का, तो महिला को स्वतंत्रता दी गई है, उसे विशेषाधिकार दिया गया है कि वो इस निर्णय के एवज में अपना वो गर्भपात करा सकती है। दिव्यांग और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं के लिए गर्भपात का अनुमति देता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, साथ ही क्या करता है कि साथ ही महिलाओं को गर्भपात के विशेषाधिकार के संदर्भ में बात करता है। वहीं अनुच्छेद 21, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21 निजता के अधिकार को मिला हुआ है। मां बनने का अधिकार महिलाओं का विशेषाधिकार है। इस संदर्भ को समझिएगा, महिला गर्भ धारण करे या नहीं करे उसका व्यक्तिगत मामला, किसी के द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता है। हालांकि ध्यान रखिए, सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक स्थितियां साथ चलती हैं जहां पर प्रेशर दिया जाता है, पर यह कहीं ना कहीं व्यक्तिगत अधिकार मानता है। आपको मैंने पहले भी बता रखा है, आज भी समझ लीजिए कि अधिकार केवल आपको न्यायिक सबल बनाता है। सबल कहने के बाद में मजबूत बनाता है। आपके नियम कानून सामाजिक दायित्व के साथ चलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अब कोई महिला है, मान लीजिए बहुत से ऐसे महिलाओं को आप जानते होंगे, आपके आस पड़ोस के होंगे लोग, कि 2 बेटियां हैं, ठीक है ना, 2 बेटियां हैं तो बेटे की आस में तीसरे गर्भ धारण करने के प्रयास किया जाता है और मान लीजिए वो तीसरी बेटी भी हो जाती है तो पुनः उसे चौथे के लिए प्रेशर दिया जाता है। यहाँ पर महिला अधिकार, मानवाधिकार कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है। कितना भी आप किताबी ज्ञान क्यों न रख लें, विधिक ज्ञान क्यों न रख लें, आपके कॉन्सेप्ट सामाजिक दायित्व के साथ चलती है। हालांकि देखिए एक पक्षीय जरूर है, पर यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि महिला अधिकार, मानवाधिकार तब तक होते हैं जब तक सामाजिक दायित्व के परिप्रेक्ष्य में आपकी भूमिका निर्वहित नहीं होती है, ठीक है ना। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। यही मान लीजिए दूसरा बेटा होता तो तीसरे के लिए सामाजिक दायित्व भी नहीं बनता, क्योंकि समाज में अभी भी अधिकांश लोग क्या करते हैं, बेटा को ही क्या करते हैं, वंश का
क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। यह देखिए, मैं बिल्कुल इस तथ्य से रहा हूं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, पर यहाँ पर सामाजिक दायित्व भी आपको ध्यान में रखने होंगे। इस एक एंगल को नेगेटिव इसे समझिए या आप इसे पॉजिटिव समझिए। बहुत से लोगों के लिए नेगेटिव होगा, जो मानवाधिकार बहुत से बातें रखती है, पर बहुत से लोगों के लिए पॉजिटिव आए हैं। जैसे गरीब परिवार में, गरीब जो बहुत कम आय वाले लोग हैं, वहां पर बेटे के जन्म को बढ़ावा देता है। रीजन उसके पीछे, क्योंकि जितना अधिक कंधा होगा कमाने का, उतना आय सृजित किया जा सकता है। इसलिए देखते होंगे गरीब बहुत लोग होंगे, बच्चों में जो उत्पन्न करने की प्रवृत्ति अधिक होती है और अधिक अधिक से अधिक आपको बच्चे जन्म देते हैं, जहां पर मानवाधिकार जैसे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं धूमिल पड़ जाते हैं। इसको संदर्भ, ऐसा नहीं केवल गरीबों में, शहरों में भी है, जहां बेटों को लालसा के तौर पर देखा जाता है। इस एक पक्षीय रूप यह भी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। बाकी किताबी और यह न्यायिक रूप से मानवाधिकार यह किसको है, महिलाओं को गर्भ धारण करने का है, उसका व्यक्तिगत मामला माना जाता है। पर सामाजिक रूप भी देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी मानता है कि दुनिया भर के 10% से ज्यादा गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अवसाद में चली जाती है। ऐसे में पारिवारिक सहयोग और इलाज जरूरत होती है। विधवा महिला की मानसिक स्थिति को देखते हुए जो 29 सप्ताह का गर्भ दिलाने का इजाजत देकर उसके हित में फैसला सुनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने 2-3 एंगल से आपको चीजों को समझाने का प्रयास किया हूं। हमेशा एक पक्षीय मत समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट है, आपका जो सोच होनी चाहिए संतुलित होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए हमेशा, कि आपके मानवीय पक्ष क्या है, व्यक्तिगत पक्ष क्या है, सामाजिक पक्ष क्या है, और उसके अन्य संदर्भ क्या हो सकते हैं। इन सभी एंगलों को देखिएगा, आगे बढ़िएगा। कुल मिलाकर हम बात करेंगे, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ आएंगे, और जो भी बातें की गई है आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। मुझसे कोई भी क्यूरी है वहां पर अपनी बातों को रख के मैं डायरेक्ट वहां रिप्लाई करूंगा। या तो आप युक्ति या इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डायरेक्ट वहां से नंबर कॉन्टेक्ट आपको मिल जाएगा, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी और मुझे रेफर कर देगी, मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूंगा। उसके लिए प्राथमिक है कि आपको युक्ति एआई का ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि मोबाइल नंबर डायरेक्ट ऐसे नहीं दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों को रखना पड़ता है। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हम फिर मिल जाएंगे, आपसे बात हो जाएगी। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।